हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन यानी लाइव आकर भी और रिकॉर्डेड वीडियो के सहारे भी। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्लास 10th का केमिस्ट्री हम लोग जिसका पहला चैप्टर है, क्या है यहाँ पे बाबू, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग को मैं पूरा एकदम निचोड़ दूंगा। ठीक है, बोर्ड में आने वाले भी क्वेश्चन इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बोर्ड में आपको पूरा मदद करेगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा जो एग्जाम में बहुत काम आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से, 9th और 10th का भी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण यहाँ पे है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। पहले देखिए, जीवन में इस ब्रह्मांड में कोई भी दो तरीका की परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। यानी एक परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। जैसे लकड़ी को हम लोग जला देते हैं तो कोयला बन जाता है, बिल्कुल नया पदार्थ बन गया कि नहीं। ठीक है, जैसे दूध को जमाते हैं तो हम लोग को दही बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। एक दूसरा जो परिवर्तन होता है अस्थाई होता है। अस्थाई जैसे मान चलिए बल्ब हम लोग जब जलाते हैं तो बल्ब से लाइट निकलता है। ठीक है, अब जब बुझा देते हैं तो बल्ब वैसा ही रहता है। यानी कोई उसमें बल्ब के आकार में आकृति में कोई परिवर्तन होता है नहीं, बल्ब का वैसा ही क्या वैसा ही रहता है कि नहीं। अगर बर्फ है, बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं और फिर पानी को जब जबाएंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा, बन जाएगी नहीं। यानी वही प्रक्रिया, तो इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें पदार्थ नया पदार्थ बनता है या पदार्थ का गुण ही बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आपको रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए परिवर्तन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए परिवर्तन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, भौतिक परिवर्तन। क्या है बाबू, भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। भौतिक मीन्स होता है मतलब अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। परंतु क्या है बाबू, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक। यानी रासायनिक गुण में उसका कोई परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे बल्ब का जलना, नमक में कर है, जल में नमक का घोल मिलाना। जिसे जल में नमक मिला दीजिएगा तो पूरा जल ही दिखाई देगा कि नहीं। अगर जल को वाष्प कीजिएगा तो फिर नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर कह रहा है मोम का पिघलना, मोम जब पिघलता है तो फिर नीचे मोम ही रहता है, फिर उस मोम से आप चाहिएगा तो फिर मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जल का वाष्पीकरण, यानी जल जब वाष्प होता है तो देखिए वायुमंडल में जाता है। फिर अगर उस वाष्प को हम लोग कोई अगर लैब में या शीशा का जार लेते हैं, शीशा के जार में अगर जल का वाष्प कराते हैं, लेकिन पूरा वाष्प अगर हमारे अंदर रहेगा, मतलब इथी के अंदर, जार के अंदर, ठीक है, तो फिर उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो फिर जल बन जाएगा। यानी जल को गर्म कीजिएगा वाष्प बनेगा, वाष्प को ठंडा कीजिएगा फिर जल बनेगा। यानी उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, जल से वाष्प, वाष्प से जल, फिर पुनः प्राप्त हो जा रहा है अपनी पूर्व अवस्था में। तो जब पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है बाबू, जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है फलों से सलाद बनाना। देखिए फल अगर काट दीजिएगा छोटे छोटे में तो फिर फल ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। उसमें नया थोड़ी ऐसा बात थोड़ी फल को काटिएगा तो मिट्टी हो जाएगा, नहीं। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे मक्खन का बर्तन में पिघलना। जैसे मक्खन है पूरा एकदम ठोस की तरह है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए डालडा आप देखिएगा, रिफाइन वगैरह देखिएगा ठंडी के दिनों में जम जाता है, तो जम जाएगा, जमने के बाद वो पिघलेगा, जमेगा तो ठोस हो जाएगा, लेकिन पिघल जाएगा तो लिक्विड यानी द्रवावस्था में आ जाएगा। तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। फिर उस लिक्विड को आप जमाइएगा, जब टेम्परेचर कम कीजिएगा तो फिर ठोस बन जाएगा ना। यानी ये सब भौतिक परिवर्तन है जिसमें कोई परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, बस टेम्पोररी परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक परिवर्तन में। क्या है बाबू, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसे कहते हैं। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी देखिए इस तरह से समझिए ना, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, रासायनिक
परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में बाबू देखा जाए तो परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, नए पदार्थ बनते हैं जिसका गुण जो है पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे दूध से दही जब बनाइएगा तो दूध का गुण अलग है लेकिन दही का गुण अलग है। दही लगेगा खट्टा लगेगा लेकिन दूध खट्टा नहीं लगेगा, नहीं। और उसका मतलब पूरा तरह से परिवर्तन। जैसे लकड़ी जलाइएगा आप तो लकड़ी से कोयला बनेगा, तो लकड़ी का गुण है जलना और कोयला एक अलग तरह से बन जाएगा। आप फिर चाहिएगा तो कोयला से लकड़ी नहीं ना बना पाइएगा, नहीं। तो जो पूर्व एक नया पदार्थ बनेगा, जब नया पदार्थ से फिर पूर्व वाला पदार्थ नहीं बनाइएगा तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमारे शरीर में जो होता है रासायनिक परिवर्तन, हम छोटे से बड़े हो जाते हैं ना, अभी बड़े शरीर से हम चाहेंगे फिर बच्चा होना तो नहीं होंगे, नहीं। तो हमारे जीवन का भी जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है बाबू, ठीक है ना। अब फिर हम लोग पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते हैं। तो जब पूर्व अवस्था में नहीं आया जाता है तो उसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे दही से दूध बनना, ठीक है ना, लोहे का जंग लगना, जैसे मान चलिएगा लोहा को ये अच्छा उसमें जंग लग जाता है, लोहा को बर्बाद कर देता है, और फिर चाहिएगा उस जंग से उस लोहे को बनाना तो नहीं ना बनेगा, नहीं बन पाएगा। वही जो है रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे कहता है आयरन तथा सल्फेट से आयरन सल्फेट अलग करना है। फिर लकड़ी तथा कागज का जलना, जैसे कागज जल जाएगा राख हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी जलेगा कोयला हो जाएगा। फिर आप उस राख से न मतलब कागज को बनाइएगा, न कोयला से लकड़ी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक। यहां पे देखिए यहाँ पे करा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए। यहाँ पे करा है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से जब अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर जल को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया जाए तो जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। बनेगा कि नहीं? एक नया पदार्थ बन गया, दो भिन्न गुण वाला पदार्थ। यहाँ पे है हाइड्रोजन जो खुद जलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो जलने में सहायक होता है, और ये दोनों को जब मिला के जल बनेगा तो जल खुद आग को बुझा देता है। बुझा देता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? दो पदार्थ मिलकर एक नया गुण वाला पदार्थ बनाएगा। क्या है? दो पदार्थ मिलेगा तो एक नया गुण वाला पदार्थ बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के आप जब इसको पानी में डालिएगा तो CaO प्लस CO2 बाहर आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एगो पदार्थ टूट के दो पदार्थ बनाएगा, चाहे दो जुट के एगो नया पदार्थ बनाएगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, समझ में आएगा ना बाबू। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर HCl बना रहा है। क्या है? HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब दो मिलकर एगो बना रहा है, चाहे एगो टूट के दो हो जाए। अभी बताया ना, जैसे कैल्शियम बताए थे ना, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 ये जब टूटता है तो CaO प्लस CO2 क्या है? CO2 बनाता है। तो एगो टूट के दो बनाएगा, चाहे दो से एगो बनेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया होकर करेगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे है भोजन का पचना। क्या है? उदाहरण क्या है? भोजन का पचना, हमारे शरीर में जब भोजन पचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। फिर श्वसन, श्वास हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ऐसा बात थोड़ी कि ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल चेंज हो रहा है कि नहीं? जब भी चेंज होगा तो रासायनिक अभिक्रिया ही होगा, ठीक है। लोहे का जंग लगना बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही बनना, भोजन का पकना। भोजन का पकना जैसे हम लोग चावल से भात बनाते हैं, और फिर चाहेंगे भात से चावल बनाना तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। तो वही जो होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिकारक किसे कहते हैं। क्या है बाबू? अभिकारक किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है। क्या बना रहा है? जल, ठीक है ना। तो रासायनिक भाग कौन लिया है? क्या है बाबू? इसमें जो है भाग ये लिया है। क्या है? ये जो है भाग लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक,
अभिकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, भाग लेकर बना रहा है जल। क्या है? जल बना रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। आप लोग समझ में आए? या एक तरह से कहा जाए, जो तीर होता है ना, तीर, तो तीर के जो बाएं तरफ होता है वो अभिकारक होता है, दाहिने तरफ प्रतिफल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है ना, जो कि नीचे है। ठीक है, तो अभिकारक आपको समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या है बाबू? यहाँ पे प्रतिफल या उत्पादक, क्या उत्पाद किसे कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के जल बना रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद कहिए या प्रतिफल कहिए, प्रतिफल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या बन रहा है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद या प्रतिफल। समझ में आएगा बाबू? बोलिए समझ। यानी इसमें जो है, जब नया कोई पदार्थ बनेगा तो उसको हम लोग उत्पाद कहेंगे या प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, और जो भाग लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। समझ में आ गया ना? जैसे देखिए, चलिए तो यहाँ पे समझ में। अब यहाँ पे कह रहा है इन दोनों अभिक्रिया में तीर के बाएं तरफ अभिकारक है। क्या है? तीर के बाएं तरफ, यानी ये हो गया अभिकारक, ये हो गया आपका अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ये हो गया आपका प्रतिफल, ये भी हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है, और ये जो हो गया प्रतिफल हो गया। बोलिए समझ में आ गया? अभिकारक और प्रतिफल में अंतर, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टॉपिक में आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को, क्या है बाबू? कह रहा रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया कैसे? कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो अस्थायी परिवर्तन होता है, कुछ में रंग में परिवर्तन होता है, कुछ में ताप में परिवर्तन होता है, और कुछ जो है गैस उत्पादन करता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे पहचानिए? कौन गैस उत्पादन कर रहा है, कौन रंग में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, कौन ताप में परिवर्तन कर रहा है? तो देखिए, पहला है अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आपके रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन, जैसे मैग्नीशियम फीते को जब जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलने के बाद मैग्नीशियम चूर्ण बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम फीता था, अब बन गया चूर्ण। इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन हो, क्योंकि फीता जो रहेगा इस आकार का रहेगा फीता। ठीक है, आई जो चूर्ण जो बनेगा एकदम छोटा छोटा इसका चूर्ण जब बन जाता है, जब जलेगा तो चूर्ण। तो देखिए, इसमें और इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? समझ में आ गया ना? वही बात है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कहते हैं बाबू अवस्था में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, यहाँ पे कह रहा है रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो रंग में परिवर्तन करते हैं। तो कौन करता है? रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। कब? जब कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है, परंतु लोहे के कील डालने पर उसका रंग भूरा या हल्का हरा हो जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड में आप जब क्या डालिएगा? लोहा का कील जब डालिएगा, ठीक है ना, तो उसका रंग भूरा हो जाएगा, यानी उसका रंग बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फर ऑक्साइड में Fe मतलब लोहा है, इसको डालिएगा तो ये दोनों होगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे ताप में परिवर्तन। क्या है बाबू? ताप में परिवर्तन कैसे होता है? कह रहा ताप में परिवर्तन, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है, अतः अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। एक ये होता है, एक और होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब आप इसको जल में डालिएगा। क्या चीज में बाबू? जब जल में इसको डालिएगा, जल में, ठीक है ना, तो CaO प्लस CO2 देखिएगा, फिर जो है प्लस उष्मा देता है। कैसे देता है? उष्मा मतलब हीट। क्या है? हीट।
आप देखिएगा जब इसको डालिएगा ना, ये जो है कली चूना है, क्या है कली चूना, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसको पानी में डालिएगा तो ये लगता है एकदम खौलने, जिसको लोग मतलब दीवार से चुनाई या पोताई मतलब पोताई वगैरह करते हैं, और कुछ लोग जो है इसको मतलब खैनी में मिला के भी खाते हैं, सुरती वगैरह तंबाकू में मिलाकर भी खाते हैं। किसको, इसको नहीं, इसको खाते हैं, बूझे हुए चूने, ये है बूझा हुआ, इसको खाते हैं। यानी इसको जल में पहले डालते हैं, फिर खौल जाता है, जल सब क्रिया कर देता है, फिर जो इसको मिला खाते। नहीं तो इसको खाएंगे तो हमारे जो मुंह में जल है यानी लार है, उससे अब क्रिया करके हमारे ऊँट को बर्बाद कर सकता है, मुंह को, ठीक है ना। तो इसको नहीं खाते हैं वो लोग, इसको खाते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर भी ताप का परिवर्तन देखने को मिलता है, इसमें पूरा हीट एकदम गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हम लोग तो खुद देखे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, गैस का उत्सर्जन। यहाँ पर भी गैस निकलता है जब CO3 अभी बताया ना, Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग जल में डालते हैं तो CaO प्लस CO2 यानी CO2 गैस है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पर भी गैस का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, यानी गैस में उत्सर्जन कब होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जल में जब डालते हैं, क्या है बाबू, यहाँ पे जल होता है, जल में डालते हैं तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या है, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक में डाला जाता है, ठीक है ना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जिंक को डाला जाता है तो यहाँ पे जिंक, सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तीर ऊपर की तरह दिखाता है कि हाइड्रोजन गैस है जो ऊपर निकलता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब रासायनिक समीकरणों को कैसे दर्शाया जाता है उसका कुछ पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके रासायनिक समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है, रासायनिक समीकरणों द्वारा, जो कि पढ़ेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया को जब उनके अणु सूत्र या संकेतों द्वारा जब दर्शा दिया जाता है तो हो जाता है रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया ना। जैसे आपसे कोई कहे यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या है बाबू, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, जल बनेगा, क्या बनेगा, जल, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको समीकरण के लिए आप इसको अणु सूत्र में लिख दीजिएगा, इस तरह अणु सूत्र में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण, क्या हो जाएगा, समीकरण। समझ में आ गया ना, समीकरण। अभिक्रिया और समीकरण में कोई खास अंतर नहीं है, बस अभिक्रिया को यानी उसके तत्वों को संकेतों और सूत्र द्वारा संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब छोटा जगह पर, छोटे में, ठीक है ना, जब निरूपण कर दिया जाता है तो रासायनिक समीकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो वही हो गया। अब अभिकारक और उत्पादनों के रासायनिक सूत्रों में उनके भौतिक अवस्था में के साथ लिखा जाता है, भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है उसमें। अब रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी जैसे बताए हैं, जैसे CaCO3 को आप जल में डालिए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जल, ठीक है ना, तीर के ऊपर लिखा जाता है। जो भी ताप रहता है, दाब रहता है, ठीक है। अगर हीट ऊर्जा को दिखाना है तो वहीं जो है आप इस तरह लिखिएगा, तीर के ऊपर, ठीक है। क्या लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा, तो कोई समझ जाएगा कि ताप है, ताप चाहिए तभी रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो तीर के ऊपर हमेशा ये सब को लिखा जाता है, इस सब पॉइंट को, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे करा आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ऊपर या नीचे लिखना पड़ेगा आपको, जो इसमें क्या क्या है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लिखें। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आपको लिखना है। यहाँ पे करा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कोई भी अभिक्रिया आप कराइए, यानी कोई भी पदार्थ से आप अभिक्रिया कराइए, तत्वों से अभिक्रिया कराइए, तत्वों से अभिक्रिया आप करिएगा तो सभी तत्वों का उसका द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, ना नष्ट होगा और न ही मतलब बढ़ेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा, दोनों का फिर बस बंट जाएगा दो भाग में, ठीक है ना। फिर जैसे मान के लिए आप 6 को इस तरह बांटिएगा तो 3 + 3 इस तरह लिख सकते हैं, या 6 को आप 4 + 2 इस तरह लिख सकते हैं, या इसको 6 को आप 5 + 1 इस तरह के अनुपात में रहेगा, ठीक है ना। हमेशा इसके और इसके दोनों द्रव्यमान जो है बराबर रहेगा, कम नहीं होगा, ठीक है बाबू, कम नहीं होगा। समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे तो वही कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण रहता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ठीक है ना, पदार्थ के द्रव्यमान में न ही वृद्धि होता है न ही कमी होता है, यानी उसका पदार्थ का द्रव्यमान जो है न नष्ट होता है न वृद्धि होता है, यानी पूरा द्रव्यमान संरक्षित है। संरक्षित मतलब होता है सिर्फ बचा हुआ, ना कम ना बेसी, ठीक है। चलिए अब क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे उत्प्रेरक। क्या है बाबू? उत्प्रेरक। यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक करा। उत्प्रेरक क्या है? कहता वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग के दर में परिवर्तन कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उत्प्रेरक क्या करता है, आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया की पावर को बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा उत्प्रेरक, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग लेगा नहीं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो सिर्फ पावर को घटाता है या कम करता है। उत्प्रेरक का काम इतना ही है। जैसे मान के चलिए समाज में देखिए चमचा बेलचा, चमचा लोग रहता है ना 6-5 तेल बेल करने वाला, वो ना उस पार्टी की तरफ से रहेगा ना इस पार्टी की तरफ से रहेगा, नहीं ना रहेगा, लेकिन बीच में वो क्या करेगा, मतलब लोगों को पावर देता रहेगा झगड़ा तकरार करने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये दोनों लड़े। ये दोनों को लड़ने से ना उसका कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक है ना। इधर से लड़ेगा ना इस पार्टी से लड़ेगा, बस दोनों को चढ़ा देगा, चढ़ा बढ़ा के फिर मार करा देगा। वही उत्प्रेरक काम करता है, ठीक है बाबू। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देगा नहीं तो कम कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अभिकारक या क्रिया कारक, ठीक है ना, उत्पादक या क्रिया फल, ठीक है, यही काम करता है उत्प्रेरक, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण बाबू, आ गया यहाँ पे रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक समीकरण लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है? अगर उसके संकेत या सूत्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया जाए, अभी बताए ना, जैसे यहाँ पे देखिए पूरा बढ़िया से फरिया के यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है ना, मतलब बुर्बक बच्चा भी समझेगा। यहाँ पे खुद लिखे हैं हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन अगर मिलता है तो जल बनता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया है। और इसी को यानी हाइड्रोजन को आप अणु सूत्र के सहायता से लिख दिए कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का H होता है अणु सूत्र H2, फिर ऑक्सीजन का O2 होता है, यहाँ पे लिख दिए, फिर जल का यहाँ पे हो जाता है H2O, ठीक है ना। तो इसको जब आप इस तरह लिख दीजिएगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया को, सॉरी रासायनिक समीकरण को जब उनके अणु सूत्र और संकेत द्वारा आप लिख दीजिएगा, व्यक्त कर दिया, तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे रासायनिक समीकरण हो गया कि नहीं, बोलिए किसी पर कोई दिक्कत हो गया ना। चलिए तो समझ में आ गया। रासायनिक कोई कहेगा ना जो रासायनिक अभिक्रिया में और बताओ रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, तो कहना कुछ अंतर नहीं है, बस रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या है समीकरण के रूप में लिख देते हैं, सॉरी, यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को उनके अणु सूत्र और संकेत के द्वारा जब लिख देते हैं तो रासायनिक समीकरण हो जाता है, ठीक है ना। यानी समीकरण और अभिक्रिया में, समीकरण और अभिक्रिया में क्या अंतर है बताइए, समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके अणु सूत्र और संकेत के द्वारा लिख दिया जाता है तो हो जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। क्या है बाबू? रासायनिक समीकरण को प्रकार के, दो प्रकार के होता है, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। क्या होता है? एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित, ठीक है। जैसे मान चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिए, तो H2 ये लिख दिए, तो बताइए संतुलित है कि असंतुलित है? संतुलित का मतलब होता है ना दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे ताकि इस हिसाब से 2 हो जाएगा। ये इसको जब 2 करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। क्या हो गया बाबू? 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया यहाँ पर। अब हाइड्रोजन 4 यहाँ पे हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाइए, तब हो जाएगा 4 गो, ठीक है। यहाँ पे 2 लगाइए, समझ में आ गया ना। तो अब ये जाके परफेक्टली जो है समीकरण हुआ। क्या है? समीकरण, ये संतुलित हुआ। क्या हुआ? संतुलित, संतुलित हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। आज इससे पहले हम इस तरह लिखते थे, इससे पहले देखिए 2-4 बार हम लिखे होंगे, ठीक है ना, समझाने के लिए आप लोगों को इस तरह लिखा है ना, H2 प्लस O2 यहाँ पे लिख देते थे, सॉरी तीर देके यहाँ पे लिखते थे H2O, तो इसको बोलेंगे असंतुलित है। क्या है? असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया ना। तो संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है?
जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, परिभाषा खुद स्पष्ट रूप से लिख दिया है यहाँ पर। संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होता है। यानी दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहेगा तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना। हमेशा आपको कोई कहेगा समीकरण लिखने के लिए या कोई अभिक्रिया का आप समीकरण लिखिएगा तो हमेशा संतुलित में ही लिखिएगा। अगर संतुलित में नहीं लिखिएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। आप कैसे समझ पाइएगा कि ये सही है कि गलत? जब संतुलित हो जाएगा तो समझिएगा ये समीकरण सही है और अभिक्रिया भी सही है। अगर संतुलित नहीं होगा तो आप समझिएगा ये गलत है। ठीक है बाबू, तो हमेशा संतुलित में ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया असंतुलित, वहीं यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा बस संतुलित। ठीक है ना, समझ में गया। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे संतुलित में लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, यहाँ पे 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इसके हिसाब से यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पे जो भी अंक लगता है तो इसमें भी और इसमें दोनों को माने रखता है। ठीक है ना, जैसे आप मैथ में इस तरह पढ़ते हैं ना, 3 गुने 2x + 2, तो ये 3 क्या है, इसे यहाँ से भी गुना है और यहाँ से भी गुना है ना। उसी तरह यहाँ पर भी होता है, बिल्कुल मैथ का नियम यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अगर रिएक्शन कराइएगा इसको तो इस तरह बनेगा, रिएक्शन कराइएगा इस तरह Mg + O2, तो ये बनेगा MgO बनेगा कि नहीं, यानी यहाँ पे। लेकिन ये संतुलित नहीं है, तो संतुलित का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 2 दीजिएगा, फिर है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 मैग्नीशियम यहाँ पे है, यहाँ पर भी 2 हो गया, और इसके हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? तो समझ में आ गया संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। बोलिए चलिए अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक में। यहाँ पे आप देखेंगे असंतुलित क्या है बाबू, संतुलित तो हम लोग देख लीजिए, अब देखेंगे असंतुलित। यहाँ पे क्या है, असंतुलित या कंकाली, क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी असंतुलित समीकरण में आप देखिएगा तत्वों को, यानी तीर के दाएं बगल और जो बाएं बगल तत्व होते हैं उसमें उसके परमाणु संख्या समान नहीं होंगे, असमान होंगे, तो असंतुलित होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन गलत भी हो सकता है। ठीक है, और जब संतुलित करके लिखा जाता है तो वो रिएक्शन 100% सही होता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी रासायनिक समीकरण जब भी आप लिखिएगा तो उसको संतुलित करके ही लिखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो यहाँ पे जल बनता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ये है। तो इस तरह ही असंतुलित है, क्या असंतुलित भी है और इसको गलत भी कहा जा सकता है। ठीक है, जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक ये गलत है, जब संतुलित कर दीजिएगा सही है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, क्या समझाने के लिए बताया। यहाँ पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना है, लेकिन यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तब जाके इसको आप संतुलित कर पाइएगा। ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप समीकरण लिखिए रासायनिक समीकरण तो हमेशा संतुलित रूप में ही लिखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक और। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है बाबू, क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण को बनाए रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे खुद कह रहा ना, किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम पूरा करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण के पालन करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण नष्ट नहीं हो, इसके लिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे हीट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? क्या है बाबू, हीट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण को हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अपने दिमाग से उसको सोच समझ के लिखा जाता है। कहाँ पे जो है तत्वों की मतलब परमाणु संख्या ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे जोड़ेंगे, कहाँ पे गुना करेंगे, कहाँ पे भाग करेंगे, ये सब ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गया, अब आ गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक में आता है संयोजी या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, कह वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बने। देखिए संयोजन,
इसका नाम है संयोजन। संयोजन मीन्स होता है मिलना, मतलब दो को मिला के एगो कर दीजिएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन हो गया, संयोग हो गया, चाहे संयोग हो गया, ठीक है ना, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे ऑक्सीजन बना रहे हैं कि नहीं, या इसका मतलब दो गो तत्व मिलकर यहाँ पे एगो बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब दो गो मिलकर एगो हो जाएगा तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब वहां पे कह रहा है दूसरा का है वियोजन। क्या है बाबू, वियोजन। यहाँ पे कह रहा है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए वियोजन का मतलब होता है, अब इससे यहाँ पर दूगो से एगो बनता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एगो से दूगो बनेगा, एगो से दूगो। वियोजन मीन्स होता है अलगाव, यानी अलग अलग होना, उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन हो रहा है। अलगाव होगा तो वियोजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप कह रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुआ है जिसमें किसी यौगिक के अणु, ठीक है ना, बड़े यौगिक के अणु टूटने से दो या सरल यौगिक में बन जाते हैं, मतलब कोई बड़ा टूट के एगो से दो बन जाता है, वो है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया कि नहीं, मतलब एगो टूटा तो दो बना, और यहाँ पे दो मिलके एगो बना, तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजन, यहाँ पे हो जाएगा वियोजन। समझ में आएगा ना, संयोजन और वियोजन ये दोनों साथ मतलब हमेशा याद रहता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब चलिए अगले टॉपिक में। यहाँ पे देखिए अब कहता है उष्मा क्षेपी, सॉरी उष्मा शोषी। उष्मा शोषी वैसी अभिक्रिया है जिसको मतलब रिएक्शन कराने के लिए, अभिक्रिया के लिए उष्मा के यानी हीट की जरूरत पड़ता है, हीट की आवश्यकता पड़ता है, वही है उष्मा शोषी। यहाँ पे कह रहा है उष्मा शोषी यानी वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, अवशोषण मीन्स होता है मतलब चाहिए, क्या है, चाहिए, उष्मा चाहिए, उष्मा उसको जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, वही होता है उष्मा शोषी। ठीक है बाबू, समझ में, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, चला मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस यानी उष्मा ऊर्जा दिया दिया है, यानी हीट इसमें चाहिए, हीट लेगा तो माइनस, हीट छोड़ेगा तो प्लस। ठीक है, चलिए ये समझ में, यहाँ पर भी यानी इसमें हमेशा उष्मा चाहिए इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब इसके अपोजिट आता है यहाँ पर उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बाबू, उष्मा क्षेपी रासायनिक, यानी क्षेपी मीन्स होता है छोड़ना, क्या छोड़ना। ये ऐसा अभिक्रिया है ना, इसमें रिएक्शन होगा तो उष्मा बाहर निकलेगा। जैसे कैल्शियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब पानी में डालते हैं, यानी चूना पत्थर को, जब चूना को या संगमरमर को हम लोग या कली चूना को हम लोग जब पानी में डालते हैं तो उसमें से देखिएगा हीट बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वह अभिक्रिया उत्पादन के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उत्पादन तो होबे करता है उसके साथ उष्मा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो जल बनता है, इसके प्लस में उष्मा भी बाहर निकलता है, क्या है, उष्मा भी बाहर निकलता है। ठीक है बाबू, चलिए 5 नंबर देखिए, 5 करा है, यहाँ पे करा है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब एक के छोड़ के दूसरे के साथ जाना, वही है विस्थापन, मतलब एक को जिसके साथ है उसके साथ छोड़ देते हैं या आप दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो होता है विस्थापन या एकल विस्थापन। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे Fe है और कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड के साथ यहाँ पे कॉपर जो है क्या है, सल्फर ऑक्साइड के साथ है, लेकिन अभी क्या करता है यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है ना, आई क्या करता है इसके साथ जो है यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, समझ में आ गया ना। यानी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अभी जो है कॉपर जो है सल्फर के साथ है, क्या है, कॉपर यानी सल्फर जो है कॉपर के साथ है, और सल्फर जो है यहाँ पे Fe यानी फेरस के साथ यहाँ पे चल जाएगा, और कॉपर बेचारा को अकेला यहाँ पे छोड़ देगा। क्या करेगा, कॉपर को अकेला छोड़ देगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना, तो इसको क्या करेगा, अकेला यहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए वहां पे देखिए उसी तरह ये कॉपर है और क्या है बाबू, ये AgNO3। ठीक है ना, यहाँ पर उस तरह यहाँ पर भी जो है कॉपर जो है किसके साथ, NO3 के साथ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है ना, Ag को यहाँ पे बेचारा छोड़ देगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन मीन्स होता है अलगाव, कभी अलग होना, उसको बोलते हैं विस्थापन। बस एक भाषा में समझिए, जब अलग होता है तो विस्थापन हो जाता है। ठीक है ना, एक के छोड़ के दूसरे के साथ होगा तभी। ठीक है, चलिए अब बाकी यहाँ पे उसका खुद लिखा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक को विस्थापित कर देता है, यानी अधिक क्रियाशील जो है
कम तत्व वाला क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, जैसे देखिए ये अधिक क्रियाशील है और यहाँ पे कम क्रियाशील SO4 है, उसको लेके यहाँ पे विस्थापित करके अपने साथ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या देखिए, यहाँ पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है द्विविस्थापन। अब जो है मैं दोनों एक दूसरे के ट्रांसफर कर लेगा, वो उसको दे देगा, ये एक दे देगा। ठीक है ना, ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर XY और AB है। ठीक है ना, तो X चल जाएगा AB के साथ और Y चल जाएगा A के साथ यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, AgNO3, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, Na जो है आपको NO के साथ लेकर चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बाकी जो बन जाएगा Cl और Ag, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा, यानी दोनों विस्थापित होगा। क्या होगा बाबू, दोनों जो है विस्थापित होगा, अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलगाव कर लेगा। ठीक है, ये जो है इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, पूरा नोट्स का फेयर है। ठीक है, नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है उपचयन, क्या है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कह रहा है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्याग करता है। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को त्याग करेगा, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, अब करा है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, करा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का, यानी हाइड्रोजन जिसमें रहेगा, ठीक है हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपको अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बाबू, चलिए अब कर रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए तो उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण एक होता है मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण। हाँ, ऑक्सीकरण अवकरण जब दोनों एक साथ होगा तो रेडॉक्स होगा। ठीक है, चलिए यहां पर करा है किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हटना, ये दोनों क्या है यहाँ पर देखिएगा तो रेडॉक्स। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ से हट गया है, यहाँ पे क्या किया है कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे मतलब फिक्स हो गया है। ठीक है ना, तो जब कहा जाता है एक तरह से कहा जाता है हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना अवकरण अभिक्रिया, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया में आता है। ठीक है, समझ में है ना, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लौह तथा जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कह रहा होता है, कह रहा है जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लौह तथा जल बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब कोई लौह भस्म से अभिक्रिया करके जल तथा सॉरी जब कोई अम्ल यानी जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लौह तथा जल बनाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है, NaOH यानी सोडियम, और सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, ये जो है क्या है भस्म है, ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पे ये लौह यानी ये नमक है, क्या है NaCl नमक, साधारण नमक, और ये जल बनाता है। ठीक है, समझ में है ना, चलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे कर रहा है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है बाबू, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस यानी प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पीड़ित होता है, उसे अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब ठोस के रूप में, क्या है ठोस के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड यानी, और उसके बाद जो है यहाँ पर है AgNO3, ठीक है ना, यहाँ पे अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा मतलब ठोस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है संरक्षण किसे कहते हैं, क्या है बाबू, संरक्षण, सॉरी संरक्षण कहते हैं संक्षारण, क्या है संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है जब कोई धातु
अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु, आप देखिएगा लोहा वगैरह है, लोहा को खुला जगह छोड़ दीजिएगा तो उसमें अपने आसपास धूल कण या नमी वगैरह रहेगा, उससे अभिक्रिया करके जंक लग जाता है। क्या है? जंक लग जाता है। तो जब जंक लग जाता है संक्षारित हो जाता है। संक्षारित में नुकसान लगता है होने, ठीक है ना। तो जब नुकसान लगेगा होने तो उसे संक्षारण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे खुद कह रहा है ना, जब कोई धातु, तो जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम हो गया, ये सब धातु है ना, है, ठीक है ना, अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी, ठीक है ना, या हवा से अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगता है, मतलब नुकसान लगता है होने, बर्बाद लगता है होने, तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण अभिक्रिया। ठीक है बाबू, संक्षारण, क्या संक्षारण हो रहा है, ठीक है ना, संक्षारण अभिक्रिया कहिए या संक्षारण हो रहा है कहिए। ठीक है, चलिए, जैसे आप कह रहा है लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय हैं। लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय है। एक तो आप उसको तेल में डाल सकते हैं, नहीं तो उस पर आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है लोहे को पेंट करके या लोहे को ग्रीस लगाकर, जैसे ग्रीस लगाया जाता है ना, जो तेल का एक परत होता है ग्रीस, ठीक है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है क्या है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता। यहाँ पे कर रहा है किसी तेलीय या वासाविक पदार्थ का खुले वातावरण में रखने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दुर्गंधित या स्वादहीन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई खाने वाला पदार्थ है, उसको खुला छोड़ दिएगा तो उसमें मतलब कीटाणु लग जाएंगे, बदबू लगेगा, आने लगेगा ना, तो उसी को बोलते हैं विषयुक्त हो जाएगा, मतलब जहरीला हो जाएगा वो। ठीक है बाबू, यानी विकृत गंधिता होता है, लगता है गंध देने। क्या है? किसी तेलीय या वासाविक पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दुर्गंधित या स्वादहीन मतलब उसका स्वाद नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग विकृता गंधिता के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है ना दहन से आप क्या समझते हैं? क्या है बाबू, दहन से आप क्या समझते हैं? जब कोई पदार्थ जलता है, जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करता है और थोड़ा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा हीट माने रखता है, दहन में ज्यादा हीट माने रखता है, ठीक है ना, प्रकाश माने नहीं रखता। जैसे एलपीजी गैस आप जलाते हैं तो ज्यादा हीट मिलता है आपको, लाइट नहीं मिलता, लाइट बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दहन किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, तो उसे दहन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना, ठीक है ना, जलने की इस प्रक्रिया को दहन करते हैं। यानी जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दहन भी है, ठीक है ना, इसको याद रखना आपको। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद ये समझ में, उसके बाद कह रहा है यश, क्या है, यश दलेपन किसे कहते हैं? यश दलेपन, यहाँ पे कह रहा है लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्या है? जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिससे यानी यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। यानी जब जैसे मान के लिए लोहा है तो जंग करता है ना, तो एक तो पेंट लगाया जाता है, दूसरा ग्रीस, और दूसरा का जो है आप क्या कीजिए, जिंक के परत चढ़ा दीजिए। क्या? जिंक के परत उस पर चढ़ा दीजिएगा तो वो ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा, तो संचारित नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पे कह रहा है भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जाए, बताइए। तो भोजन जब दुर्गंधित होने लगता है, यानी जब बासी हो जाता है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है ताकि दुर्गंधित ना हो, विषायुक्त ना हो, खराब ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है तो निम्न तरीके से इसे बचाया जा सकता है। क्या है निम्न तरीका है? एक तो है प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करके, यानी ऑक्सीजन से उसको अलग तरह रखिए, ऑक्सीजन से दूर रखिए, तो दुर्गंधित नहीं होगा। दूसरा का है वायुरोधी बर्तन से खाद्य सामग्री रखकर, ठीक है ना, वायुरोधी यानी जहां पे वायु वगैरह, हवा वगैरह ना जाए वहां पे मत रखिए, अगर जाए तो मत रखिए, ठीक है, नहीं जा रहा है तो वहां पे रखिए, ठीक है ना। उसके बाद वायु के स्थान पर, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस रखिए। जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज वगैरह, चाहे बढ़िया कोई ऐसा यंत्र हो जिसमें वायु यानी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, नाइट्रोजन गैस हो, तो वहां पे रखिएगा, तो खाने वाला जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, विषायुक्त नहीं होगा। उसके बाद है शीतलन द्वारा, क्या है? शीतलन द्वारा, यानी ठंडे जगहों पर थोड़ा रखिए,
शीत मतलब होता है ठंड, ठीक है, ठंड वाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे चैप्टर 1 हम लोग का समाप्त होता है। क्या होता है बाबू, चैप्टर 1 जो है समाप्त होता है, समाप्त, ठीक है, चैप्टर 1 समाप्त हो गया, ठीक है। इससे आप नोट्स भी बना लीजिए। क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, इससे आप नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे आप नोट्स बना सकते हैं आराम से, बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा नोट्स ही है। क्या है, पूरा नोट्स ही है, ठीक है बाबू। आप पूरा नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा नोट्स से ही हम ये पूरा पीडीएफ नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये पूरा बनाया है अपने से, इसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। जितना मेन टॉपिक है आपके चैप्टर 1 से, इसमें मैंने पूरा ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिस सर आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, या अगर अच्छा नहीं लगा है, जहाँ पे अगर कमी है उसको कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे कमी है, उसको हम फिर अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जितने बांटिएगा उतना ही बढ़ता है, ठीक है बाबू। तो फिर किसी अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और लाइव हम पढ़ाते हैं आपको 7:30 से 8:30 तक, ठीक है। तो आप लाइव में जुड़िएगा और मैथ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं वहां पे, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।